हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिवम। हेलो अनंत, कैसे हैं? बस बढ़िया। यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है तो मैं पहले से ही माफी मांगना चाहूंगा कि आज शायद थोड़ा डिस्टरबेंस आए मेरी तरफ से। हाँ, मुझे सुनाई दे रही है, झमाझम काफ़ी तेज़ हो रही है शायद। शिवम, एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है आज। हाँ, आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमें ज़रूर प्रेमचंद जी की कहानी एक पढ़नी चाहिए। और अच्छा, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि मानसरोवर प्रोजेक्ट में मानसरोवर क्या है। हाँ, तो मानसरोवर जो प्रेमचंद की सारी कहानियाँ हैं, उनका कलेक्शन मानसरोवर के नाम से पब्लिश हुआ था। अलग अलग खंड हैं क्योंकि उन्होंने कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी हैं। तो मानसरोवर उसका पूरा कलेक्शन है। और मानस मानसरोवर का मतलब भी मानस सरोवर, यानी मन का सरोवर, आपके माइंड का लेक। तो वहाँ से निकाल के हमने इसका नाम, मेरे दिमाग से यही निकला था कि मानसरोवर बहुत अच्छा लगता है मुझे नाम वैसे भी, और मानसरोवर लेक भी है। तो इसी बात पे आज फिर हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी की। तो कहानियाँ तो हमने काफ़ी अच्छी अच्छी पढ़ी हैं इनकी, लेकिन एक कहानी है जो मुझे अभी भी याद है। और इस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल टाइमलेस हैं, क्योंकि इट इज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एट द एंड ऑफ द डे। बहुत आदमी का कैसे दिमाग चेंज हो सकता है कुछ नई चीज़ के साथ, और कैसे आदमी बदल जाता है और अपने प्रिंसिपल्स भूल जाता है बहुत जल्दी जब उसको कुछ और मिल जाती है चीज़। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत पसंद है मुझे, और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, डिस्कशन बाद में करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। तो इस कहानी का नाम है नशा। तो पेश है नशा। ईश्वरी एक बड़े ज़मींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वो आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। पर दोस्तों से, और विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वो कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं वो मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल भी था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी ना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वो लोग तो असामियों पर भी इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही बात समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, तो जमींदारी का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा?
हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। अब की बार सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है, उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई। हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारी नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे भी ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिला हुआ है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हां, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब की मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहूं कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर इनकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। रामहरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़ी की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे, और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं। हां, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कलारास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई।
सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तोड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ। ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह नहीं बोलते। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद धो लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती धोते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की जरूरत ही नहीं, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब ना नाराज हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहां कैसे गुजारा होता है।
मेरे यहां घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते हुए संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहां स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मोहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वो सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक भी नहीं सकते थे। बड़े मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वो आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी। पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मां घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। वाह। तो ये थी कहानी नशा। कैसी वाह। लगी? तो उससे फाइनली होश तब आया
जब उसके अमीर दोस्त ने बताया उसे कि ही इज बिहेविंग लाइक एन इडियट नाउ। वो ये अमीरी काफी आयरॉनिक बात है। लाइक ही केम आउट टू बी द बेटर पर्सन एट द एंड। राइट, क्योंकि वो टू स्टार्ट विद वो भी बिगड़ा हुआ था, पूरी तरह। और जब उस बिगड़े ने इसे बताया कि भाई तू क्यों, क्योंकि तब उसका नशा चूर हुआ। ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये जब मैंने पहली बार भी पढ़ी थी तब मैं एकदम इम्पैक्ट हुआ था मुझ पे ये। क्योंकि हम्म, स्कूल में था जब ये पढ़ी थी, और हमेशा स्कूल में भी एक, पता नहीं अब सबके साथ होता है कि नहीं होता, क्लास में एक बच्चा अमीर वाला होता है। तो मेरी हम्म, मेरी क्लास में भी एक अमीर बच्चा था, और अच्छा, सब उसके दोस्त बनने के लिए वो रहते थे आतुर कि हम इसके इसके साथ दोस्ती कर लें, क्योंकि वो चॉकलेट ज़्यादा खिला सकता था, वो खाने में मैगी भी लाता था कई बार। तो वो एक मेरे मन में भी होती थी वो चीज़, क्योंकि अब हम एक मिडिल क्लास से ही थे, हम हमारा वही था एक, रसूख उतना नहीं था। तो वो मैं हमेशा वो ऊंच नीच हल्की सी वो स्कूल के टाइम पे भी हमें दिखती थी, और कॉलोनी में भी होती थी, अमीर बच्चे होते थे कुछ बड़े बड़े घरों वाले। तो जब वो एक मोह जो होता है, और जब तक आपके पास नहीं होता तब तक तो बड़ी गाली दी जाती है, जैसा हम्म, इसमें बीर ने किया। तो वो बड़ा मुझे रिलेटेबल भी लगा। मतलब प्रेमचंद की, या शायद ये किसी और की एक कहानी है जिसमें सेम यही है कि बहुत छोटी सी कहानी हो, तो उसमें है कि एक आदमी सड़क पर चल रहा होता है, और सामने से एक बारात आ रही होती है बहुत अमीर आदमी की किसी की, और ये बेचारा जा रहा होता है बड़े बड़ी उससे कि मैं घर जाके 2 पैसे हैं मेरे पास आज, मैं घर पे दूंगा, रोटी खाऊंगा, अच्छा है, अच्छा लगेगा। लेकिन वो हम्म, बारात आती है, और बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, और वो उसको हटने को बोलते हैं, वो साइड में होता है, लेकिन धक्का मार देते हैं और वो गिर जाता है, और उसके 2 पैसे कहीं खो जाते हैं। तो वो बेचारा गरीब आदमी इतना, उसे बुरा लगता है, वो बोलता है कि भगवान ने हम सबको गरीब क्यों बनाया, इससे अच्छा तो हमें बनाता ही नहीं। हम्म, फिर दिन बदलता है, समय बदलता है, 10-15 साल के बाद वो गरीब आदमी मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और चोरी चकारी करता है, मतलब जुगाड़ करता है, और करके एक वो भी अमीर सेठ बन जाता है। अच्छा, और फिर एक दिन सड़क पे वो जा रहा होता है अपने रसूख के साथ, तांगा जा रहा होता है उसका, और सामने एक कोई गरीब आदमियों का जत्था चल रहा होता है, उनकी गरीब लोगों की एक बार बारात जा रही होती है। तो वो उसको फिर लगता है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए हैं, और फिर वो बोलता है, अपने आदमियों को भेजता है और उनको पिटवाता है कि इनको हटाओ सारे सबको। और फिर जब वो हटवा देता है, और फिर अपने आप से ये डायलॉग बोलता है वो, कि भगवान ने इन गरीब लोगों को बनाया ही क्यों, इससे अच्छा तो ना ही बनाते। मुझे मुझे इससे ये याद आता है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जानने वाले जो हम्म। जब बाइक चलाते थे, जब स्कूटर चलाया करते थे, तो गाड़ी वालों को गाली देते थे कि यार ये गाड़ी वालों को ने रास्ता घेर रखा है, एक आदमी जा रहा है, चार लोगों की जगह लेके जा रहा है। लेकिन अब वही, जब वो ग्रेजुएट हुए अपने कार पे, तो अब उन्हें कार पसंद आती है, वो कार से बाहर नहीं निकलते, अब वो साइकिल वालों को या टू व्हीलर वालों को गाली देते हैं कि यार गालियाँ ये देते। टू व्हीलर वालों ने सारा ट्रैफिक कर रखा है, इधर उधर काट काट के चलाते सो ये बिल्कुल रिलेटेबल, ये तो बिल्कुल मैंने भी देखा है, बिल्कुल। हैं। मैं, क्योंकि हम सब टू व्हीलर्स वाले थे कॉलेज में इंजीनियरिंग करते हुए, और राइट, बहुत गालियां देते थे गाली वाले की गाड़ियों को, यार कि इतनी गाड़ी लेके क्यों घूमते हैं लोग, ट्रैफिक कर देते हैं। और अब वही हमें एसी में बैठ के गाड़ी में जब हम जा रहे होते हैं तो यही लगता है कि सारे टू व्हीलर वाले, ये एक चीज़ है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो भी आपसे तेज चला रहा होता है वो या तो पागल है, और जो आपसे हल्के चला रहा है वो बिल्कुल ही बेकार है बिल्कुल। ड्राइवर। अब मैं आजकल मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि यार ये क्यों ट्रैफिक करने आ जाते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके एक आदमी बैठ के क्यों जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी कैब करके जाता हूँ, मैं भी एक इंसान के लिए गाड़ी पूरी बुक करता हूँ कभी-कभी। यप। कहानी पे वापस आते हुए, हम्म। मैं इसमें बीर की तारीफ करना चाहूँगा। मुझे लगता है बीर शुरुआत से काफ़ी सेल्फ अवेयर था। हाँ। क्योंकि अगर आप पहले ही पैराग्राफ में देखेंगे तो उसमें थे एक लाइन, हम्म। मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों से नहीं, निजी दिशाओं पर टिकी हुई है। हाँ, लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स बिकॉज कि ये मैं, मेरी सिचुएशन मेरे ऐसी है पास इसलिए है मुझे नहीं, बोलना एग्ज़ैक्टली बोलना ही पड़ेगा। सिचुएशन के लिए है वो। हम्म। लेकिन लेकिन ये उल्टा भी होता है, कई लोग बहुत सिद्धांत वाले होते हैं, लेकिन वो असल में रूट कॉज यही होता है कि अगर आप एक अंडर प्रिविलेज जगह से आए हो, तो आपको एक अमीरों के लिए या किसी चीज़ के लिए, अथॉरिटी के लिए एक गुस्सा होता है। लेकिन जब वही अथॉरिटी आपके पास होती है तो आप कैसे बिहेव कर। जो कि जायज़ भी है गुस्सा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ है, जो कि जायज़ गुस्सा है। होना भी चाहिए। ज़मींदारी, ये जिस ज़माने की क कहानी है, जब तब ज़मींदारी बहुत बड़ी, और स्वतंत्रता के बाद हमने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया, क्योंकि बहुत हुँ, खून चूसते थे ज़मींदार। लेकिन उसके हमने वो भी देखा कि किस तरह के ऐश करते थे ज़मींदार उस समय के, जो आजकल शायद अभी अमीर लोग करते हैं, और काफ़ी मिडिल क्लास लोग भी आजकल कुछ ऐश इस टाइप के करते हैं।
जिनमें से हम और आप लेकिन भी होंगे। लेकिन ये तो खैर सच है ना, मतलब दुनिया का, कि गरीब तो अमीर से नफरत करेगा और अमीर नहीं, गरीब से नफरत करेगा। नहीं, ये सच नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन सच, इसको सच या झूठ नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा जा सकता है ये होता है। लेकिन इससे हमें सीख यही है कि आप अपनी पास्ट को ना भूलें, आप इस जगह को ना भूलें जहाँ से आप आए हैं। अगर आप एक ज़माने में सोचते थे कि अमीरी ख़राब है, तो आप जब अमीर बन जाएँ तो ये ना सोचें कि गरीबी ख़राब है अब। तब ये सोचें कि हाँ, गरीब मैं था एक समय, लेकिन ये नहीं कि मेहनत की जाए तो ठीक है, आप पर कर सकते हैं, प्रिविलेज पा सकते हैं, पर अवेयर रहना, अवेयर ऑफ योर, जो आई थिंक ईश्वरी था। ईश्वरी को पता था कि किस जगह पे कैसा बिहेव करना है, ही न्यू दैट, क्योंकि वो पला बड़ा था प्रिविलेज के साथ, और उसने बाहर की दुनिया पहले देखी थी, तो उसको इसीलिए ही न्यू कि अब इस ट्रेन में इस समय इस तरह की हरकत करना कितना गलत है, कितनी अजीब चीज़ है, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस था रहने का प्रिविलेज के साथ। और बीर के पास आई थी नई नई प्रिविलेज, नया नया अमीर हुआ था। तो ये पता नहीं अब मैं इस बात को यहाँ से जोड़ूँ ना जोड़ूँ, ये एक्चुअल में काफ़ी पैरेलल मुझे अभी दिख रहा है। जैसे कंगना की बात आती है, नेपोटिज्म और कंगना। अब इल्ज़ाम जो कंगना पर लग रहे हैं कि वो ठीक है, उसने पूरी मेहनत करी अपनी, उससे बड़ी, लेकिन अब वो शायद वो बन गई है जिसको वो हेट करती थी एक ज़माने में। अब लोग उस लेवल पे जाके फिर वो भी सब अपने भाई भतीजों को सबको काम में लगा रहे हैं और वो सब है। तो ये यही चीज़ है, ये इसी टाइप का वो नशा है, क्योंकि अब वो नशा है उसके पास मेरे ख्याल से। हाँ, उनकी पूरी टीम में तो उनके घर वाले ही हैं। हाँ, तो अब आई हैव नो लाइक कमेंट टू मेक अबाउट हर I एक्ट्रेस की I वजह से। do have a comment on this, हाँ, which हाँ, is in English, which हाँ। is, what an idiot you are, Kangna. नहीं, नहीं, मैं आई मीन मुझे भी समझ में आता है, देखिए अब पूरा स्ट्रगल करके आई है जो भी है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने, शी डिजर्व्स एवरीथिंग शी हैज़। बट व्हाट वी डोंट डिजर्व, व्हाट आई डोंट थिंक इज द राइट थिंग टू डू इज टू बिकम। आई थिंक वो बनती जा रही है, जो ये नशा है उसके अंदर जो दिखता है, कि आई थिंक शी कैन बी हम्बल अबाउट हर, एंड शी कैन ट्राई टू चेंज इन अ डिफरेंट वे रादर देन बिकमिंग द सेम काइंड ऑफ बुली दैट हम एक्यूज करते हैं दूसरों को बुली करने का, जो होता है। पर आप जब उस पावर पे आ गए तो आप क्यों बुली लेकिन कर रहे इसमें इसमें कहीं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना आप, क्या हो? या सही है क्या सही। गलत है, और किसका हाँ, किसके नजरिए से सही है किसके हाँ, नजरिए से गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं। इसमें इसमें nobody can draw a line, nobody can say what is right or wrong. पर वो ये हम एक चीज़ ये ज़रूर देख सकते हैं कि पावर का एक नशा जो है, वो है, Hmm. और वो जब पावर आ जाती है आपके पास, तो वो नशा पावर के साथ आता है। इसीलिए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Do you think Beer was behaving like this क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर समझ रहा था, उसके अंदर की जो इंफीरियोरिटी है उसको कवर करने के लिए, बिकॉज ही हुँ, ऑल्सो हुँ, गोज अहेड विद द स्टोरी, विद द मेड अप स्टोरी जो ईश्वरी हुँ। बनाता है कहानी, हाँ, उसके साथ वो कितनी आसानी से चल गया बिना प्रोटेस्ट करे। ये हमें शायद शुरुआत से समझ में आता है, उसका कैरेक्टर था कि उसको गरीब होने का एक कॉम्प्लेक्स था। उसको उस बात में ही वाज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक्चुअल में प्राइड रखे और सच में उसके पास सिद्धांत हो कि नहीं, मैं ऐसा हूँ तो इसमें कोई बुराई है, लेकिन उसको लगता था वो बुराई है शायद। क्योंकि तब जब हुआ उसके साथ कि वो जब गए वेटिंग रूम में और उसके बोलने पर खाना नहीं आता था, उसके बोलने पर कोई बोलता नहीं था, तो उसको बुरा लगने लगा ये चीज़ें। जबकि इफ़ हिज कैरेक्टर वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय, जो जिसको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और सेल्फ रिस्पेक्ट था उसके पास, तो उसको बुरा नहीं लगता ना वो चीज़। उसको वो चीज़ इसलिए बुरी लगी क्योंकि उसने कहा अरे इसके पास इसके साथ हो रहा है यार। तब वो उस जगह पे आ गया था, उसको चाहिए था वो प्रिविलेज, उसको बहुत बुरी तरह से चाहिए थी। अच्छा, इसमें एक और बात है, अब ईश्वरी ने कहानी क्यों बनाई? क्या ईश्वरी को भी अपने दोस्त के ऊपर कॉम्प्लेक्स था किसी चीज का कि वो गरीब है? ईश्वरी भी एक ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें भी कोई परफेक्शन और इम्परफेक्शंस बहुत सारे हैं, तो मेरे ख्याल से ईश्वरी का यही एक था कि क्योंकि उसको पता था कि अगर सच्चाई बता देगा इसकी, तो इसके घर में इसकी इज्जत ही नहीं होगी, हम्म। क्योंकि वो एक उस जमींदारी के माहौल से है जहाँ पे सिर्फ अमीरों की ही इज्जत होती है। आई थिंक ईश्वरी वॉज वेरी स्मार्ट एंड ही न्यू कि कब कहाँ किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है। तो उसको पता था इसको ये कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा कि अगर ये है तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसका एक्सपीरियंस बेस्ट करने के लिए झूठ बोलना ही बेस्ट चीज़ है। आई थिंक ईश्वरी में उतनी बुराई, बिल्कुल बुराइयाँ नहीं है जितनी ज़्यादा बुराइयाँ बीर में दिखती हैं कैरेक्टर में, वही है, वही बात है, वही नशा है। क्योंकि उसका नशा नहीं था उसको, चाहे इवन दो ही वॉज अ बिगड़ा हुआ गाय ईश्वरी, बट उसमें वो उस चीज़ का वो नशा नहीं था। हम्म। तो ये आई थिंक एक सीख मिलती है कि हमें भी थोड़ा बच के रहना है, जब कभी हमारे पास आएगी वो प्रिविलेज, तो उसमें को
इतना नहीं घुस जाना है उसमें कि हम भूल जाएं कि हम कौन थे और क्या हैं, और इंसान इंसान ही होता है। तो बिल्कुल, गाड़ी में बैठ के साइकिल वालों और बाइक वालों को गाली नहीं गाली देनी। नहीं देनी है। आई थिंक बीइंग अवेयर ऑफ योर प्रिविलेज एंड बीइंग एम्पैथेटिक अबाउट एवरीवन एल्स अराउंड यू। आई थिंक एम्पैथी एक चीज़ है जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस देश में। आई थिंक हमेशा ही हर किसी को ज़रूरत है डिग्निटी। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। बिल्कुल बिल्कुल। पर वही वो एक दिखावा शो ऑफ का हमारा जो कल्चर है वो है, वो उस चीज़ से हमें आगे बढ़ना होगा, नई जनरेशन को होपफुली। इंडिया में जो क्लास डिवाइड है वो इतना ह्यूज है हम्म। कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो गैप है अमीर और गरीब में वो बहुत ज्यादा है और बहुत एपरेंट है। हम्म। तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं लोग दूसरी क्लास को, जो अमीर है वो गरीब को और गरीब जो गरीब है वो अमीर को समझ ही नहीं पाता है कहीं ना कहीं। ये बात तो है। क्योंकि इसमें डिफरेंस इतना है कि ओवरलैप होते हुए लोगों को गरीबी से निकलते हुए 2-2 3-3 जनरेशन लग जाती है कई बार। हम्म। और कई बार तो नहीं निकलते, कुछ लोग कभी निकलेंगे भी नहीं शायद। हम्म। ऐसी हालत है हमारे देश की। देश बहुत आगे बढ़ता है, देश में अच्छे दिन आ गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन गरीब तो गरीब ही है। तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए बस, और कोई बस नहीं। ना धर्म ना जाति ना कुछ, भारतीय हैं सब, भारत के लोग हैं, भारतीय की तरह बातें करें। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी हाँ। दुनिया एक घर है। तो ख़त्म करते हैं आज का डिस्कशन इसी बात पर। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, प्रेमचंद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और हम अनुरोध करेंगे आप और पढ़ें प्रेमचंद जी को और उनके सारे इनकी कहानियों को, उनके और उनको समझें, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें और उनकी कहानियों में, हर कहानी में ऐसी ऐसी सूक्तियाँ और ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो टाइमलेस हैं, जिनका कोई उम्र नहीं है, वो हमेशा सच रही हैं और सच भी रहेगी। तो ये बहुत सीखने को मिलता है हमें उनकी कहानियों से। अगर आप ये पॉडकास्ट फॉर्म में सुन रहे हैं, ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप ये सुन रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वहाँ पे फैसिलिटी है एक रिव्यू छोड़ने की या फिर रेटिंग देने की, तो हमें रेट कर दीजिए 5 स्टार। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों की पॉडकास्ट जान पाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी रेटिंग होती है उतनी डिस्कवरेबिलिटी उसकी होती है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी फिर से आएंगे नई कहानी लेकर। बहुत जल्द तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं। मिलते हैं।